मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी इस शानदार जो सीरीज चल रही है उसमें एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला आज आपके सामने आ रही है और यहां से ताबड़तोड़ जो प्रश्न आपके हैं वह बहुत ही शानदार है। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, हर एक प्रतियोगी परीक्षा जो आपकी लगी हुई है उसकी दृष्टि से यह बहुत ही शानदार क्लास है। पहला प्रश्न आपके लिए जो आने वाला है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एकदम मानसिक रूप से तैयार हो जाइए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर तो बनता ही बनता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है दोस्तों? वर्णित है। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है दोस्तों? बंधुआ मजदूरी। ठीक है, कौन सी? बंधुआ जो मजदूरी है, बेगार प्रथा, बेगार प्रथा और साथ ही साथ मानव व्यापार पर रोक लगाता है। क्या? मानव व्यापार पर क्या है दोस्तों? रोक लगाता है, मानव तस्करी पर रोक लगाता अनुच्छेद 23 से। और बंधुआ मजदूरी के लिए राजस्थान में जो प्रचलित है दोस्तों, सागड़ी प्रथा या फिर हाड़ी प्रथा, इस पर रोक लगाई गई है। आपको ये भी जानना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दे कि दोस्तों, जो मानव व्यापार के लिए न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले शब्द यूज करते हैं उसको कहते हैं कबूतरबाजी। उसको क्या कहते हैं? कबूतरबाजी करना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब पर रोक लगाने के लिए जबरदस्त कानून भी बनाए गए हैं। फिर अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर किसी भी जोखिम भरे स्थान पर काम कराया जाता है तो वह दोस्तों दंडनीय अपराध है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो शोषण के विरुद्ध आपका जो अधिकार है वह 23 से 28 के बीच में है। अगला क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है वह किसके विरुद्ध संरक्षण करता है? केवल कार्यपालिका जी नहीं दोस्तों, केवल विधायिका जी नहीं, केवल न्यायपालिका नहीं दोस्तों। आपका नहीं पता होना चाहिए, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के प्रति होता है। कार्यपालिका का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच में है, जबकि विधायिका का उल्लेख है जी हाँ 79 से लेकर के 122 123 भी इसी से संबंधित है, लेकिन ये चीजें आपको जानना चाहिए। तो इस तरह आप इसके विरुद्ध में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में अगर अनुच्छेद 21 पर बात करते हैं तो दोस्तों, जो निजता का अधिकार से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ये बहुत ही शानदार है अपने आप में। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 21 के तहत बहुत प्रकार की स्वतंत्रता क्या है दोस्तों आपको प्राप्त हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, जिसमें आपको जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है, मरने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ये भी बातें आपको हमने बताई थे। सोने का अधिकार है, साथ ही साथ अपनी स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है। आपको नहीं उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना है, उच्च गुणवत्ता वायु में जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ जल पीने का नहीं, देश विदेश यात्रा करने का नहीं, और साथ ही साथ आपका जी हाँ सूचना अधिकार जैसे संबंध भी इसी में नहीं आते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। लेकिन अगला प्रश्न कितना शानदार है, पहले देखिए। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपको आज हम बता देते जो आपके 6 वर्तमान में अधिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, समता या समानता का अधिकार के नाम से इसे जाना जाता है। समानता का
अधिकार, ये जो आपका है समानता का अधिकार, ये पहला मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में है। फिर दूसरा जो होता है दोस्तों वह है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य में है। फिर तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के मध्य में है। फिर आपका चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 25 से लेकर के 28 के मध्य में है। फिर इसके बाद आपका आता है संस्कृति एवं, ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो अधिकार है दोस्तों वह अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से अब हटा दिया गया, नहीं पहले 6वें नंबर पर वही आता था। अब आपका सिर्फ बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ आपके लिए जानना चाहिए, और संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख जो है वह भारतीय संविधान के 32 में है। तो इस तरह ये समस्त मौलिक अधिकार थे जिन पर हमने चर्चा किया। अब जो पूछा हो स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 के मध्य में है। अगला क्या कहता है? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, देश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? 5 आधार दिए गए हैं। इन 5 आधार पर किसी भी प्रकार की नहीं, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये 5 आधार आपका धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान है, तो इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यह समानता के अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है? समानता के अधिकार के तहत आता है। कुछ नया चीज मिल रहा होगा ना? जी हाँ दोस्तों, जब जब आप भीम सर के साथ जुड़ेंगे तब तब आपको कुछ नया देखने को ही मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक बार ऐसा कुछ नया करने का प्रयास करता हूं ताकि हमारे बच्चों के मन के अंदर से जितने भी प्रकार के अर्थात जी हाँ दोस्तों प्रश्नों के लिए एक जी हाँ उमड़ता है संचार, वह दूर हो जाए। आपको हम बता दे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जितने भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में कहा गया, जितने भी हिंदू स्थल हैं, हिंदू स्थल का मतलब यहाँ बौद्ध, जैन, सिख तीनों से मतलब है, वह सभी वर्गों के लिए हमेशा खुले रहेंगे दोस्तों। साथ ही साथ तालाब है, बावड़िया हैं, जी हाँ तालाब है, बावड़िया है, कुआं है, खेल के मैदान हैं, यह सभी धर्म जातियों के लिए क्या है? खुले रहेंगे। ऐसी भी बातें की गई हैं धर्म को लेकर के, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 25 में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। क्या? विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन दोस्तों कभी कभी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए और समाज के, जी हाँ दोस्तों, जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनका क्या किया जाता है? जो आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव दिखता है। लेकिन दोस्तों वह क्या है? राज्य कर सकता है ऐसी स्थिति को बनाने के लिए। अगला क्या कहता है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, जब अभी आप यूपीएससी का एग्जाम देखे होंगे तो वहां पर यह शब्द आपको दिखा है और यहां अनुच्छेद भी दिखा हुआ है। ये जान लीजिए दोस्तों, यह आपके उपाधि में नहीं आते हैं, ये आपके क्या है? उपाधि में नहीं आते हैं। और इनको क्या किया जाता है दोस्तों? अलंकरण किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में। साथ ही साथ दोस्तों जो आपके सैनिक क्षेत्र है,
जो आपका शिक्षा का क्षेत्र है यहां पर आज भी उपाधियां बरकरार है, बाकी अन्य स्थानों पर उपाधियों को समाप्त कर दिया है। अगर कोई भी भारतीय नागरिक कोई विदेशी उपाधि को धारण करना चाहता है तो सबसे पहले देश के अंदर राष्ट्रपति से उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना ही पड़ेगा। यह भी बातें आपको समझना चाहिए था दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना था, जिसके तहत क्या किया गया, जो देश में एक छुआछूत की बीमारी थी, अस्पृश्यता जिसे बोला जाता है, उसका उन्मूलन के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को स्थान दिया गया। 17 में इस बात का उल्लेख है। आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। विधि अच्छा, जैसे कहते कुछ बच्चे कहते सर सारे आपको नहीं, जितने भी अनुच्छेद दिखाई दे उनको डिस्क्राइब कर दिया करिए। तो समता का अधिकार, धर्म, जाति, जी हां दोस्तों, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उपाधियों के अंत का उल्लेख है। तो ऐसे भी बातें समझा करिए। विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है दोस्तों? एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक सामाजिक अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है। तो दोस्तों आर्थिक आधार तो हो नहीं सकता है, ये जानना चाहिए आपको। तो क्या है यह? एक प्रकार का नहीं दोस्तों, यहां से भी बातें आपको सामने आ गई होंगी। तो यह एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। यह एक प्रकार का क्या है? नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार। जी हां दोस्तों, यहां से भी समझा करिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मूल अधिकारों का संरक्षण जो करता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहता है, और अनुच्छेद, जी हां दोस्तों, 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। कहने का मतलब यहां पर न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका करती है मौलिक अधिकार का संरक्षण। जी हां, अपने आप में बहुत शानदार बातें हैं, और रिट्स के माध्यम से यह, जी हां दोस्तों, बचाव किया जाता है, याचिका जारी करके किया जाता है। आपको पता होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस बोला जाता है दोस्तों। परमादेश मैंडमस आपको कहा जाता है। प्रतिषेध, ठीक है, क्या प्रतिषेध है यहां पर? प्रतिषेध जारी करके नहीं दोस्तों, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण ये रिट है आपका। 1, 2, 3, 4 रिट ये है। 5वीं रिट आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही एक और महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। जिसको क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा है। तो इस तरह दोस्तों आप यहां से भी जान सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर के सभी ये 5 सुप्रीम कोर्ट को रिट प्राप्त है, और हाई कोर्ट को भी ये 5 प्राप्त है। लेकिन हाई कोर्ट को एक रिट और मिल जाती है, वह है दोस्तों निषेधाज्ञा, जिसको बोलते हैं इंजंक्शन, ठीक है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बचाव जबरदस्त है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। जो 6वां मौलिक अधिकार था पहले आपका, कौन सा? 6वां मौलिक अधिकार जो था दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या नाम था उसका? संपत्ति का अधिकार था ना। क्या नाम था? संपत्ति का अधिकार था। ये तो रट गया होगा। संपत्ति का अधिकार जो था, यह संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है, इसी के तहत हटा दिया जाता है। हटाया क्यों जाता है? क्योंकि मौलिक अधिकार में होने के कारण, जी हां दोस्तों, मौलिक अधिकार में होने के कारण जो आपका
भूमि, जी हाँ दोस्तों, भूमि आपका आया था ना दोस्तों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, कहने का मतलब भूमि को नहीं क्या है बांटने के लिए, उसी को लेकर के विवाद बनता रहा है बीच बीच में, इसीलिए इसको हटा ही दिया गया, समाप्त कर दिया गया था कि विवाद का कारण ना बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग बताया था, वह याद रखिएगा, जो आपका भाग 3 है वह सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तक की भी संज्ञा दे डाली थी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न आने से पहले आप जान लीजिए दोस्तों, टॉप 30 मॉक टेस्ट, क्या टॉप 30 मॉक टेस्ट यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर का जबरदस्त सेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसका फायदा भी उठा रहे होंगे। और अभी तक जो बच्चे हमसे डायरेक्ट इससे जुड़े हैं वो लोग प्लीज कमेंट करके बताएं क्या उनको हर एक, जी हां दोस्तों, जो प्रश्न कराए गए हैं मजेदार नहीं है क्या? क्या उन्हें मजा नहीं आया क्या? दोस्तों बिल्कुल बताइएगा, कैसा वहां पर चर्चा हुई है वह अपने आप में दिखाई देगा नहीं। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों जिनको क्या है दोस्तों शिक्षा का अधिकार है, वह कहां पर है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। किसके तहत? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। मूल अधिकार में, सांविधिक अधिकार में, कार्य और सामग्री की सुरक्षा में। आपको बता दें, पहले 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो था दोस्तों वह डीपीएसपी में था, पहले डीपीएसपी में था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में इस बात का उल्लेख था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 2002 में, और इसके तहत अब 6 से 14 के वर्ष के आयु के बच्चों को दोस्तों अनुच्छेद 21 ए जोड़ करके मौलिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया है। कहां पर? मौलिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया है और कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अब अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्या किया गया है दोस्तों? प्रावधान किया गया है। तो इस तरह यहां से भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के लिए स्वतंत्रता किससे संबंधित है दोस्तों? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। जी हां दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि धर्म के आधार पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और किसी एक धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए भी कर नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आप जानते हैं दोस्तों, जब धर्मों का लेकर के विवाद अभी बना हुआ था और कई एग्जाम जो अभी हुए हाल में वहां पर प्रश्न भी देखने को मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जब राम अयोध्या मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2019 को रखी गई, उसके बाद राम अयोध्या मंदिर का जो निर्माण अब चल रहा है दोस्तों, उसमें यह लगा आरोप कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या होती है, जबरदस्ती क्या हो रहा है, अयोध्या वासियों या उसके आसपास के क्षेत्रों से चंदा ले रही है, टैक्स ले रही है, धन ले रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, स्वेच्छा से ही क्या है, आप धन, जी हां दोस्तों, दे सकते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए आपके पास कुछ नहीं, मत दीजिए। कहने का मतलब जितना भी धन देना है वह स्वेच्छा से आप दे सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 27 के तहत साफ साफ लिखा है कि दोस्तों सरकार किसी विशेष धर्म को लेकर के नहीं, लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी, कर नहीं लगाएगी। तो इस
तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानना चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता में जो आपके अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद हैं, उनमें से 25 कहता है आप अपने धर्म को, याद रखिए दोस्तों, छोड़कर दूसरे धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, मतलब आचरण का मतलब धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, और साथ ही अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 26 में ही बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जो धार्मिक स्थल हैं, ठीक है, उनके प्रबंधन करने की जिम्मेदारी जो धर्म के अनुसार है वह करेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब स्वयं धर्म वाले लोग करते हैं। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति का क्या कर सकते हैं? अर्जन कर सकते हैं। इसमें जंगम और अस्थावर दोनों आती है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। लेकिन रोक कहां लगी है कि इस धर्म के अनुसार किसी भी लोक व्यवस्था में, साथ ही साथ दोस्तों सदाचार में और स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अनुच्छेद 27 में टैक्स को लेकर के है। अनुच्छेद 28 में जो है आप कहानी वह भी पता होना चाहिए। अनुच्छेद 28 में जो आपका है कि दोस्तों सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थाओं में किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी, मतलब एक धर्म की लेकर के शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन सारी बातों का उल्लेख यहीं पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, जी हाँ दोस्तों, दोष सिद्ध के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह भी मौलिक अधिकार से संबंधित ही है। भारतीय संविधान में अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण जो दिया गया है, तो दोस्तों इसमें यह कहा जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत जब किसी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करेगी तो दोस्तों कानून क्या कहता है? जी हां, उस समय के कानून के आधार पर ही उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। उस समय के कानून के आधार पर ही उस व्यक्ति को समय देगी। कहने का मतलब वर्तमान कानून के आधार पर सजा, वर्तमान, ठीक है, कानून के आधार पर सजा, कानून के आधार पर, ठीक है, आधार पर सजा का प्रावधान यहां पर किया गया है। दूसरा क्या है दोस्तों? एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, एक ही सजा का प्रावधान, ठीक है, सजा का प्रावधान है, यहां से भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसी बातों का भी उल्लेख यहां पर है। अगला प्रश्न आपके सामने, इस समय संपत्ति का अधिकार क्या रह गया है दोस्तों? एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग 3 में है। भाग 3 को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब किसी अधिकार को लेकर 1215 ईस्वी में ब्रिटिश के राजा अर्थात ब्रिटेन के राजा ने अपने यहाँ रह रहे नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए जब किसी अधिकार की बात आती है तो उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। आगे बातें देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध एकदम सही है। 24 में कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से सही है। अनुच्छेद 29 क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन, प्रबंधन, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा यहाँ बहुत बारीक सा अंतर दिया हुआ है। वह बारीक सा अंतर क्या है? अनुच्छेद 29 नो डाउट अल्पसंख्यक से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 29 में धर्म के नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि और बोली को बचाने का अधिकार है तथा साथ ही साथ उसको बढ़ावा
बढ़ावा देने का अधिकार है, और जो शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। किस में दिया है? अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाता है। आप सब दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, प्लीज पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातें मत किया करो। याद रखिएगा दोस्तों, हाय हेलो छोड़ दीजिए। हाय हेलो से दुनिया से काम नहीं चलने वाला है। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें हाय हेलो बोलते रहें और बोलने दिया करिए दोस्तों। यह दुनिया है, बोलने दीजिए। बोलने वालों की कमी नहीं है। कोई चाटुकारिता के लिए बोलता है, कोई याद रखना दोस्ती में बोलता है, कोई याद रखना वाह वाही करने के लिए बोलता है, कोई याद रखना वीर पुरुष की गिनती में बोलता है। बोलने वालों की कमी नहीं है। आपको भी वीर पुरुष बन करके सामने आना है और देश के लिए कार्य करना है। तो फिर देर किस बात की नहीं, जल्द से जल्द साथ दीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशेषता का व्याख्या नहीं है। प्रतिषेध है दोस्तों, आपकी परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, व्यवदेश क्या है ये इसका उल्लेख नहीं है। यह जानना आपके लिए जानना चाहिए दोस्तों। 5 प्रकार की रिट जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत याद रखिएगा हाई कोर्ट जारी करती है। देखिए अनुच्छेद 32 की धारा 3 है एक, और अनुच्छेद 32 की धारा 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जी हां दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। लेकिन अनुच्छेद 32 की धारा 3 में यह कहा गया है कि संसद कानून बना करके अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे देती है। तभी यह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्टों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कह दिया हुआ है। ठीक है, अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाता है। अगला है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, किस भाग में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में नहीं है, 50-50 की बातें की गई हैं दोस्तों। और देखे होंगे दोस्तों यह किसका पार्ट है? राज्य के नीति निदेशक तत्व का पार्ट है। किसका पार्ट है? राज्य के नीति निदेशक तत्व का पार्ट है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों यह। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन या बढ़ावा देने की बातें भी, बढ़ावा देने की भी बात की गई है। और साथ ही साथ जो गांधी का दर्शन है, गांधी जी का क्या है? गांधी जी का दर्शन है वह अनुच्छेद 40 में दिखाई देता है साफ साफ। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में आपका क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है ना, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण में क्या लिखा है? हिंदी इंडिविजुअल की क्लास नितिन सर के द्वारा ली जा रही है। जबरदस्त यह सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार विश्वास करके आप देखिए, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन नाउ। समान नागरिक संहिता किस राज्य में है लागू नहीं होती है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होती थी जब देश के अंदर अनुच्छेद 370 था। ठीक है ना दोस्तों, जब अनुच्छेद देश के अंदर 370
370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। क्या? विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तब यहाँ लागू नहीं होती थी। लेकिन अब आपको बता दें 31 अक्टूबर 2019 से समान नागरिक संहिता अब यहाँ पर भी लागू होगी, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। 4 बराबर बराबर तो समान समान, ठीक है ना दोस्तों, हम सब समान हैं, ये जानना चाहिए दोस्तों। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। क्या? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ये बातें आप जानते होंगे, बहुत शानदार बातें हैं भैया। ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में उल्लेख नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मूल संविधान का मतलब ये होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में इसका उल्लेख नहीं था। इसका जो आता है दोस्तों वह 3 जनवरी 1977 से लागू होता है, यह जानना चाहिए। जबकि संविधान का भाग कब बनता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बनता है। तो इस तरह की बातें समझ सकते हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया है दोस्तों? आपको हम बता दें, यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता ही क्या है दोस्तों? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 44 में यह बातें समान नागरिक संहिता की दी गई हैं। अभी हाल ही में 3 तलाक, ठीक है, अभी हाल ही में 3 तलाक को भी क्या किया गया है? कॉमन सिविल कोर्ट में लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां सुनिश्चित किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। इसी में एक कहा गया है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए, ठीक है, समान वेतन का उल्लेख दिया गया है। और पुरुष और महिलाओं को देखे होंगे जो अलग अलग वेतन दिए जाते हैं। पुरुष जहां दिनहाड़ी मजदूरी 500 रुपए, वहीं महिलाओं की 300 रुपए। इसीलिए कहा भाई समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, वाद्य योग्य नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह दोस्तों आप यहां से सीधा सीधा देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि यह कितना शानदार सेशन है ना अपने आप में। क्यों? क्योंकि दोस्तों जज्बे के साथ प्रश्नों का आंसर आप तभी देते हैं जब आप सभी को नी प्रश्न की श्रृंखला पता होती है। आप सभी का यह स्नेह प्यार देख करके सच में मजा आ गया। आज हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे नो डाउट से अब सफलता का परचम लहराने ही वाले हैं। देर नहीं है, याद रखना, बस इंतजार है वैकेंसी का। सुपर टेट की वैकेंसी हो चुकी है दोस्तों। आपको बता दें सी टेट टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। जल्दी से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जो लोग भरने वाले हैं। इधर फिर आपका दोस्तों अब बहुत सारे फॉर्म पुलिस के भी आने वाला है, साथ ही साथ लेखपाल का भी फॉर्म आने वाला है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं एसएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी लगी हुई
हुई है। और ऐसे ही करके नहीं, आपका पीसीएस ईटीसी बहुत सारे एग्जाम वीडियो जैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आप लोग तैयारी पूरी रखिए, बस हमारा काम अपने से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A उद्योगों में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कौन द्वारा? अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। और उद्योगों में क्या है दोस्तों? श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। और यह किसका पार्ट है? तो आपको पता होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण के सुधार की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण का जब जोड़ा गया दोस्तों, तो यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। आप पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 36 से 51 के बीच में बन सकते हैं, उन्हीं पर हम लोगों की हो रही है एक एक चर्चा, और आपके लिए है ये बहुत बड़ी श्रृंखला। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही संबंधित है कि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, वन्य और वन्य जीवों की क्या है दोस्तों? सुरक्षा या रक्षा की जीवन के उत्तरदायित्व को निभाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही शानदार है, जी हाँ दोस्तों, साबित होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न आपको लग ऐसे रहे होंगे कि बहुत हल्के हैं, जब एग्जाम में आते हैं ना तो यही भारी पड़ जाते हैं। अनुच्छेद 39A में क्या है दोस्तों? निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। क्या? निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता की बात करें, इसको जानिए आप लोग। और इसके लिए आपको बता दे, जी हाँ दोस्तों, नलसा, ठीक है, नलसा, सलसा, ठीक है, सलसा और डलसा की स्थापना की गई है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, साथ ही साथ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। कहने का मतलब केंद्र स्तर पर नलसा, राज्य स्तर पर सलसा और जिला स्तर पर डलसा की स्थापना की गई, ताकि सबको निःशुल्क सहायता प्रोवाइड हो सके। और इसको कब जोड़ा गया दोस्तों? तो वही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्या कहता है दोस्तों? किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक, मतलब राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान क्या है दोस्तों? राज्य की सुविधा पर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये केटी शाह का कथन था। किसका? केटी शाह का कथन था कि हमें ऐसा चेक प्रतीत होता है जिसका भुगतान क्या है? बैंक की इच्छा पर निर्भर है। वही इसी तरह दोस्तों आपका क्या है? जी हाँ, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य चाहे तो इसको लागू करे, राज्य ना चाहे तो इसको लागू ना करे। इस तरह की बातें भी आप समझ सकते हैं केटी शाह को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जन्म कुंडली बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जी हाँ दोस्तों, एक के.वी. राव जी थे, वह राव जी ने क्या किया था? याद रखिएगा, इन्होंने ही क्या कहा था? जो अंबेडकर जी को संविधान की जनक एवं जननी बताया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जी हाँ, संविधान की आत्मा कहा था। इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहां मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही मिलता है। लोक कल्याणकारी की स्थापना की बात की गई है, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रख करके जब सरकार क्या करती है? योजना बनाती है, तो उस योजना के तहत ही हमारा जोर रहता है कि अंतिम तबके पर बैठा बंदा का भी विकास होना चाहिए। इसीलिए योजना गरीब से गरीब लोगों को ध्यान में रख करके ही सरकार बनाती है। तो इसीलिए लोक कल्याणकारी
राज्य की बात की जाती है। मैक्स वेबर ने कहा कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य यह है कि जहां पर सबसे अधिक जोर गरीबों के विकास के लिए दिया जाए, जबकि महात्मा गांधी ने इसके लिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा सबका उदय होना चाहिए, सब प्रकार से उदय होना चाहिए। सबका उदय मतलब किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी को भाषा बोलने वाला हो, कहने का मतलब कोई भी हो, सब प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी विकास होना जरूरी है। तो यह होता है लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। दोस्तों बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हैं, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट, चाहे आपकी हिंदी इंडिविजुअल की क्लास या फिर जी हाँ दोस्तों मैथ इंडिविजुअल की क्लास, टेट के साथ साथ लेखपाल और आरओ की भी वैकेंसियां आपकी जो आई हुई है, इसके भी बैचेस प्राप्त है। दोस्तों प्रधानमंत्रियों को उनके कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित करिए। जी हाँ दोस्तों, हमें तो कुछ नहीं पता है, आप लोग जल्दी से बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब तक रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी का तो 1999 से 2004 तक रहे हैं ना। 1999 से कब तक रहे दोस्तों? तो 2004 तक रहे हैं। एचडी देव गौड़ा कब रहे हैं? 1996 से 97 तक रहे हैं। चंद्रशेखर कब से कब तक रहे हैं? 1990 से 91 तक रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 के बीच में रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों यह भी जानना आपके लिए जरूरी है, पहले का चौथा कहाँ मिल रहा है? याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके 4th में मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सही जाता है, ठीक है। दूसरे का तीसरा, तीसरे का जी हाँ 1 एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है। आप जानते हैं दोस्तों एचडी देव गौड़ा का नाम बहुत बड़ा है, जेडीएस उन्हीं की पार्टी का नाम है जो कर्नाटक में दबदबा बना करके सरकार भी बनाई थी दोस्तों, जब याद रखिएगा नहीं, कांग्रेस के साथ मिल करके। चंद्रशेखर का नाम तो भैया जाना ही जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह मेजा मांडा के थे दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए। इनका भी दबदबा बहुत बड़ा बना था ना। तो ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत शानदार है। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? और याद रखिएगा स्थापना कब हुई? तो कहने का मतलब स्थापना तो हुई थी 1862 में, लेकिन 1862 दिया नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1861 के जी हाँ भारतीय परिषद अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी, ठीक है। परिषद अधिनियम के तहत क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और ये तीनों आपको पता होना चाहिए, जब 1862 में आए थे तो सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सबसे पहले किसकी हुई थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यह भी जानना चाहिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अच्छा सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। 1866 में हुई थी इसकी स्थापना, ये जानना चाहिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो अधिकतम अवधि जो होती है 6 माह 6 सप्ताह होती है दोस्तों, जबकि न्यूनतम अवधि मात्र 6 सप्ताह होती है। जबकि न्यूनतम अवधि मात्र 6 सप्ताह होती है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके देखे जाते हैं। और राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। अध्यादेश को क्या है दोस्तों, कभी भी वापस लिया जा सकता है। दोस्तों ये मत सोचिए कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों आप इस समय पढ़ाई के लिए चल रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए विशेष उद्देश्य से नहीं। दोस्तों मैं कहता हूं ना, गर्व के साथ नाम लूंगा जिस दिन आप सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे बहुत गर्व फील होगा
और साथ में बैठ करके, जी हाँ, मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। एक बार भीम सर से जरूर मिलिएगा। जी हाँ, अगर हो सकेगा तो मैं आपकी पार्टी में डांस भी जबरदस्त करूंगा। ये सारी चीज मैं बचा करके रखा हूं, मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत कला है, ठीक है, लेकिन उसे तब दिखाया जाता है जब समय आता है। समय इस समय क्या है, पढ़ाई का है जबरदस्त। अगर 6 महीना हम पढ़ाई कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में हम परचम लहरा सकते हैं, अपने माता पिता की आंखों में, जी हां, खुशी के आंसू देख सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन माता पिता से ज्यादा कोई आपको नहीं चाह सकता, ये भी जान लीजिए। तो अध्यादेश आपका एक अल्पावधि कानून है, ये जानना चाहिए दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधान मंडलों का। देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपने गलती किया तो गलती की गुंजाइश नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वह सब भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। यहां पर अगर आप जाते तो तुरंत गलती हो जाती, तुरंत गलती हो जाती, और सिर्फ संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं, विधान मंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए गड़बड़ मत करना दोस्त, सीधा सीधा, जी हां दोस्तों, एकदम आंसर पहला देना। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहां है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अगला क्या कहता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जी नहीं दोस्तों, वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र से चुना जाता है। जी नहीं दोस्तों, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। जी नहीं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये जान लीजिए। आज पहली बार ऐसा प्रश्न देख रहे होंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। आपको पता होना चाहिए, एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 है जिसके तहत निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। किसका, निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। और इस निर्वाचक मंडल के तहत आपको हम बताना चाहते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन में, ठीक है ना दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कुल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तथा समस्त राज्यों के, जी हां, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली, पुदुचेरी और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के जितने निर्वाचित विधानसभा की सीट है उन सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है, यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों के समय के, जी हां दोस्तों, अनुसार पहले से बाद का सही क्रम लगाइए। तो दोस्तों, आपको पता होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद जाकिर हुसैन। 1950 से लेकर के 1952 तक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अंतरिम सरकार के रूप में बैठे, काम चलायु सरकार। फिर 1952 से लेकर के 1962 दो पंचवर्षीय, मतलब 10 वर्ष यह अपने पद पर रहे, मतलब 2 कार्यकाल पूरा किया। फिर 1962 से लेकर के 1967 तक यह रहे, और 1967 से लेकर के 1969 तक यह अपने पद पर रहते हैं। तो एकदम जानना चाहिए, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों,
संसद के दो सदन है, संसद के दो सदन हैं, एक राज्यसभा है, दूसरा क्या है दोस्तों, राज्यसभा, और दूसरा है लोकसभा। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, लोकसभा है। ये जानना चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा में जिसमें भी सदन में आएगा प्रस्ताव, उसके 1/4 सदस्य लिखित रूप से, जी हाँ दोस्तों, सदन का अगर राज्यसभा में आया है तो सभापति के पास, अगर लोकसभा में आया है तो अध्यक्ष के पास, जी हाँ, प्रस्ताव रखेंगे। तब अध्यक्ष क्या होता है दोस्तों, प्रस्ताव की एक तारीख देता है और उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। सूचना के बाद राष्ट्रपति अपनी पूरी बात रख सकते हैं, ये जानना चाहिए, या फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, और फिर जिस भी सदन में, मान लीजिए राज्यसभा में आया है तो इसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं तो लोकसभा में जाता है। लोकसभा अगर चाहे तो इसको रद्द कर दे और चाहे तो जांच समिति बैठा दे, या फिर दोस्तों वह भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। महाभियोग शब्द भारत ने यूएसए के संविधान से स्वीकार किया है, और महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही लगता है शब्द यूज किया जाता है, ये जानना चाहिए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? ठीक है, संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकते हैं। लिखा है, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत क्या किया जाता है? एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें एकदम सही हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था अपने आप में। आगे क्या कहता है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है, और जब यह पहली बार लगेगा तो कितने समय तक के लिए लग सकता है दोस्तों? तो याद रखने वाली बात है कि वित्तीय आपातकाल, जी हाँ दोस्तों, 60 दिनों तक के लिए लगता है। कहने का मतलब ये है, 60 दिनों का मतलब होता है 2 माह तक लगता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। साथ ही साथ अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल एक बार भी अभी तक नहीं लगा है। ये देश के गर्व की बात है दोस्तों, तो यहां से जानना चाहिए। अब अगर एक बार यह संसद से पास हो गया तो इसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक के लिए लगता है? तो राष्ट्रपति 2 माह तक है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो क्या है उसके निर्वाचन तिथि से नहीं दोस्तों, उसके पद ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होता है। कब? जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन कुल टोटल 5 वर्ष के लिए बैठता है दोस्तों। अगर बीच में भी किसी तरह राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मान लीजिए मृत्यु हो गई, या दोस्तों त्यागपत्र दे दिए, या फिर महाभियोग के कारण हट गए, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा, तो दोस्तों इन सब कारणों से याद रखिएगा, जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आएगा तो वह भी 5 वर्ष के लिए ही आएगा। वह भी कितने? 5 वर्ष के लिए ही आएगा। दोस्तों आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे स्टडी 91 पर क्या है मटेरियल रखी गई है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वीर वही है जो अंत तक लड़े, और अर्जुन बनना सीख लीजिए। कहने का मतलब लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में ध्यान देंगे ना तो जिंदगी याद रखना ऐसे ऐसे मोड़ पर रुलाती है दोस्त कि रोज पछतावा होता कि शायद उस दिन हम अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज बहुत अच्छे स्थान पर होते। ये कड़वा सच है, लेकिन सच सच ही होता है। जब
तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं करेंगे। तो याद रखने वाली बातें यहां पर यह है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, याद रखना दोस्तों, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। या फिर यहां पर एक चीज नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह जानना चाहिए, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में, याद रखना, अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है, जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का भी उल्लेख है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला क्या कह रहा है? एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और यही देश के क्या है दोस्तों, पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन कहते हैं क्या, मुझे नहीं पता भाई, थोड़ा सा जान लीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हीं की बनी है। अब आप समझ सकते होंगे कि लौह पुरुष की तरह ही है, तो यहां से भी जानना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए। ठीक है, उपराष्ट्रपति कितना? 4 लाख है, राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए क्या है? प्रतिमाह वेतन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000, हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000, अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 प्रतिमाह वेतन है, अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 प्रतिमाह है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 प्रतिमाह है, और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 प्रतिमाह है। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे दोस्तों, यह जानना आपके लिए जरूरी है। जबकि प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। जब देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। जब देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उस समय बीबी गिरी राष्ट्रपति थे। जब देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस तरह की बातें भी आपको समझना चाहिए था। अगला प्रश्न यह है, डैश 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 भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार किसने काम किया है दोस्तों? तो गुलजारी लाल नंदा ने काम किया है। किसने? गुलजारी लाल नंदा ने काम किया है। एक बार कब काम किया? जब, जी हाँ दोस्तों, 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरी बार 1966 में जब, याद रखना आपके ताशकंद में क्या होता है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, तब याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा ने ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन करने, परिहार करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, और इन शक्तियों के प्रयोग के लिए वो कितना भी समय ले सकता है, यह जानना आपके लिए जरूरी था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारत का नागरिक हो, सही है, 35 वर्ष की आयु भी पूरा कर चुका हो, यह भी सही है, लोकसभा का सदस्यता का धारक हो, नहीं दोस्तों गलत है, राज्यसभा के सदस्यता का धारक हो। राष्ट्रपति के लिए यह बात लागू होती है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही
है यहाँ पर आंसर, लेकिन योग्यता के अनुसार गलत है। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया है? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है दोस्तों। 16 साल से अधिक यह अपने पद पर कार्य किए हैं और सबसे कम अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया है। और महिलाओं के रूप में इंदिरा गांधी का नाम तो अग्रणी है और अभी बहुत साल तक रहेगा भी। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 109 में साफ साफ लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं होगा, तो इसका मतलब लोकसभा में धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? कोई उम्र नहीं, सांस चलती रहे वह अर्थात प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वाह रे मेरे देश, वाह रे मेरा सिस्टम, ये जानना चाहिए आपको। नहीं जी हाँ, बड़े बड़े अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारी तक के लोगों को बोला जाता है कि भाई आपकी एक उम्र सीमा है, वहां से आप रिटायर हो जाएंगे। न्यायाधीशों के लिए भी सीमा का निर्धारण है, लेकिन नेताओं के लिए नहीं है। सांस चलती रहे, आप नेता बने रहेंगे। क्या गजब की बात है। अब अगर दिमाग खराब भी होता है तो कौन खराब करते हैं? यही नेता भाई लोग ही तो खराब करते हैं भाई, उल्टा सीधा काम करके। नहीं तो कहने का मतलब इनको पहले हटना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने समय सीमा का निर्धारण नहीं किया है। कोई समय नहीं है भैया, ये जान लीजिए। आगे लिखा है, ये भाई अपना लोकतंत्र में है, संविधान में है, क्या कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितना होती है भैया, या कैसे होती है? संविधान द्वारा निश्चित की गई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित की गई है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई है। नहीं दोस्तों, संसद कानून बना करके नहीं निर्धारण किया है मंत्री परिषदों की संख्या को ने। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मंत्री परिषद जो होती है कुल लोकसभा से 15% से अधिक नहीं होगी। कितना? 15% से अधिक नहीं होगी। यह भी बातें आपको पता हो गई होंगी। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? जब प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद में मतभेद हो। दूसरा है, जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न प्राप्त हो तो उसके सदस्यता को चुनने के लिए ऐसा किया जाता है दोस्तों, जब शासक दल लोकसभा में अपना बहुमत खो दे या जब वह मंत्रिमंडल द्वारा किए गए परामर्श को पुनर्विचार नहीं दोस्तों। तो यहां पर जब किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होती है तब वहां पर राष्ट्रपति अपना स्वविवेक शक्ति। आज का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का लास्ट प्रश्न शायद उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के बारे में। ठीक है, संविधान में स्पष्ट प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, संविधान पूर्णतः मूक है। ठीक है, संविधान में केवल एक बार या पुनः निर्वाचन की आज्ञा देता है दोस्तों। संविधान अधिक से अधिक 2 बार की आज्ञा। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि कोई भी अर्थात नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार भी क्या है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस पर कुछ बात ही नहीं की जा रही है। इस पे तो सीधा सीधा बात कहा जा रहा है कि भाई जो हमारा संविधान है वह मूक बना हुआ है, चुपचाप बैठे हुए हैं। इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। लास्ट प्रश्न था दोस्तों, बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, आप जानते हैं, आप इनके साथ भागीदारी ले सकते हैं। और आप सभी लोग हमारा इतनी देर तक साथ दिए, आपका स्नेह प्यार हम पर हमेशा बना रहे। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्त करिए, मैं हमेशा ऐसी कामना करता हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रसन्नता